हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हैं। इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल के अगले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिनकी पार्टी को आम चुनाव में बहुमत हासिल हुई। जनरल इलेक्शन हुआ, वहाँ रिजल्ट आ चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का आम चुनाव हुआ और उसमें लिकुड पार्टी, कौन सी लिकुड पार्टी, उसको बहुमत मिले। बेंजामिन नेतन्याहू उसके लीडर हैं और वही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 15 साल तक। पहली बार बने थे 1996 में, 1996 से 1999 तक, यानी 3 साल पहली बार है। और दूसरी बार बहुत लंबा कार्यकाल रहा, 12 साल का, 2009 में बने थे प्राइम मिनिस्टर। और फिर 2019 में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, साख कमज़ोर हुई और 2021 में प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ना पड़ा था। और जब उन्होंने पद छोड़ा था तो पहले नफ्ताली बेनेट आए, प्राइम मिनिस्टर बने, फिर यार लैपिड वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आम चुनाव में जो रिजल्ट आया है तो यार लैपिड ने हार मान ली है और बेंजामिन नेतन्याहू को जीत की बधाई दे दी है। तो मैप के थ्रू देख लेते हैं कि इजराइल है कहाँ पर। ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं अरब देशों की ओर। तो आप देख रहे हैं रेड कलर में वो है इजराइल और जो ग्रीन कलर है वो है क्या, वो है फिलिस्तीन। ठीक है, तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि 15 नवंबर के आसपास या उसके बाद उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। ओके, नियुक्त कर दिए जाएंगे। ओके, तो 5 साल पहले इंडिया में आए थे, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। ओके, तो इजराइल की बात हो रही, राजधानी क्या है, यरूशलेम। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर देशों का जो दूतावास है वो तेल अवीव में है। एक बार इजराइल को मैप को इस तरह से समझते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो बहुत छोटा सा था। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में जो दिख रहा है उस तरफ में वो है फ़िलिस्तीन। और फिर साल दर साल इजराइल फैलता चला गया और फ़िलिस्तीन 2 टुकड़े में बस छोटा सा बचा हुआ है। तो ज़्यादातर देशों का जो दूतावास है वो तेल अवीव में है। तेल अवीव समुद्र के किनारे एक शहर है वहीं पर, हालांकि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। ठीक है, तो वजह यही है कि यरूशलेम को लेकर विवाद है, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में तीखा टकराव रहता है, झगड़े भी होते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर देशों ने तेल अवीव में एम्बेसी बनाई हुई है। हालांकि अमेरिका ने 2018 में अपना दूतावास यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पड़ोसी देश का मामला है। क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमले में घायल हो गए तो कौन सी रैली निकाल रहे थे? आंसर होगा लॉन्ग मार्च। ठीक है, इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को ये हमला हुआ, 3 नवंबर को। उस वक्त वो लॉन्ग मार्च करते हुए गुजरावाला एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर पहुँचे थे और कुछ नेताओं के साथ कंटेनर की छत पर या कहें ट्रक की छत पर वो लोगों को अभिवादन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तभी शाम के वक्त एक व्यक्ति ने उन पर फायरिंग कर दी और हमलावर की फायरिंग से पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जख्मी हो गए। एक गोली बताया जा रहा है कि पैर में लगी है, हालांकि इसको लेकर अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल ये है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों निकाल रहे थे? तो उन्होंने शुरू तो ये किया है मार्च 28 अक्टूबर को, और उनकी 2 प्रमुख मांग है कि अगले साल जो चुनाव हों, जल्द ही चुनाव कराया जाए, मतलब अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराया जाए और नई सरकार को ये अधिकार दिया जाए कि सेना के नए प्रमुख का फैसला कौन करेगा। मतलब सेना का जो प्रमुख है वहाँ पर, उसका फैसला कौन बनेगा वो सरकार को ही करना चाहिए। ठीक है, नई सरकार को करना चाहिए, ये कहा है। और ये लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद से अलग अलग वजहों से वहाँ पर हिंसा होती रही है। महिला पत्रकार सहित 3 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ओके, मई में भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाला था, उस वक्त भी बहुत हिंसा हुई थी। इमरान खान जो है वो सेना की पसंद थे, सेना नहीं उनको एक तरह से कहा जाता है कि बनाया था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब सेना का एक बहुत बड़ा धड़ा जो उनसे नाराज़ हो गया है और उसी वजह से
उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और अप्रैल 2022 में उनको पद छोड़ना पड़ गया था और इसके पीछे भी सेना का ही हाथ बताया जाता है। पाकिस्तान की बात हो रही है तो ये भी जान लें प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, और राजधानी इस्लामाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंटरनेशनल ही है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले आपको बताऊं कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुके हैं अक्टूबर तक के। आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर की मेंबरशिप है, मात्र 150 रुपये है, छूट चल रही है मतलब अभी 50% की। और इसके थ्रू कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, PDF मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बुक्स पे छूट मिलती है। देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर होता है, MCQ होता है और MCQ विद डिटेल्स होता है। जैसे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए और बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो टकराते हैं, आप लोगों ने ही बताया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा लुइस इनसियो लूला द सिल्वा। शॉर्ट में उनको लूला ही कहा जाता है, ठीक है। न्यूज़ तो आपने देखा। तो लूला जो है वो वामपंथी हैं, पार्टी का नाम वर्कर्स पार्टी है, उनकी जीत हुई है। और जो वहाँ पर राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, वो हार गए। जैर बोल्सोनारो, ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है क्योंकि जैर बोल्सोनारो ने काफ़ी कोशिश की थी बने रहें, मामूली वोटों के अंतर से वो हारे हैं और लूला जीत गए हैं। तो एक बार ब्राज़ील को देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो ये रहा प्यारा भारत और ब्राज़ील कहाँ पर है वहाँ चलते हैं। वो है साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट में। और ये रहा रेड कलर में जो अब दिख रहा है वो है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश है ये। तो लूला अब प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। 77 ईयर के हैं, वामपंथी नेता हैं और लूला के नाम से ही जाना जाता है। और इससे पहले भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब से कब तक? 2003 से 2006 तक और 2007 से 2011 तक, यानी 2 बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ब्राज़ील का मैप और नए प्रेसिडेंट भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और 2018 में उन पर भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा भी सुनाई गई थी और जैर बोल्सोनारो ये सोच रहे थे कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन आखिरकार लूला जीत चुके हैं, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। मुद्रा क्या है? ब्राज़ीली रियल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव आयोग ने गुजरात के चुनाव में मतदान की किन तारीखों को चुना है? क्या तारीख है? तो आंसर होगा 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो 2 तारीख हैं, इन दोनों तारीखों को चुनाव होगा, 2 फेज़ में होगा। पहले फेज़ का मतदान होगा 1 दिसंबर को और दूसरे फेज़ का मतदान होगा 5 दिसंबर को, ठीक है। और इसी के साथ गुजरात में चुनाव आचार संहिता वो लागू हो चुकी है। जो वर्तमान विधानसभा है उसका कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। तो उससे पहले चुनाव और रिजल्ट दिए जाने हैं, ये काम है चुनाव आयोग के पास, ठीक है। तो गुजरात विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 182 और ये 2 चरणों में चुनाव होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता क्या होती है, उसमें क्या प्रावधान है? तो उसमें एक नियम बना हुआ है कि राजनीतिक जो दल हैं और प्रत्याशी हैं वो कौन सा काम नहीं कर सकते हैं और उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें उसमें लिखी होती हैं। और चुनाव की घोषणा जैसे ही होती है, तारीख का ऐलान होता है, उसी तारीख से वो लागू हो जाता है आचार संहिता। और मतगणना होने के बाद जैसे ही ऐलान हो जाता है कौन से विजेता हुए हैं, तो उस समय तक आचार संहिता रहती है। कई सारी पाबंदियां होती हैं, जैसे सरकार लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती हैं। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो हैं उनके द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाना नहीं होता है। जाति धर्म से रिलेटेड धन बल का, बाहुबल का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। तो भारतीय चुनाव आयोग, उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। गुजरात का चुनाव होने जा रहा है,
उसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री अभी हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। उसके अनुसार किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के जो देश हैं वो वर्ष 2020 में 75% 75% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से अपनी धरती गर्म हो रही है। आंसर होगा G20। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो आप देख रहे हैं रिपोर्ट का पहला पन्ना, फ्रंट कवर पेज है ये, और इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लोज द विंडो। मतलब कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं पर्यावरण के, और इस वक्त तो जो पॉल्यूशन है उसका संकट दिल्ली में काफ़ी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे अभी जब सब सर्दी बढ़ेगी तो पॉल्यूशन की हालत हम लोग सब, इस देश के ज़्यादातर हिस्से के लोग ये बहुत गंभीरता से महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो आई है वो हाल ही में आई है, और इसमें 7 जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन या कहीं ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनके एमिशन उत्सर्जक कौन कौन से देश बताए गए हैं। ऐसे तो G20 है, लेकिन उनमें 7 सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। चाइना है, EU यानी यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस और USA है ये। ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप से G20 के तमाम मेंबर जो हैं 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउसेस गैस का उत्सर्जन के मामले में, तो इंडिया बहुत ही बेहतर स्थान पर है। अमेरिका देख रहे हैं आप ग्राफ, उसमें सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में, उसके बाद है रूस, फिर चाइना है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, ओके, यूरोपीय यूनियन है, और फिर इंडिया का स्थान आता है जो भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी UNEP की बात हो रही है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कौन सी बार चुना गया है? इसका आंसर है तीसरी बार, थर्ड बार ये होने जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग वो तीसरी बार चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव चुन लिए गए हैं। आपको पता होगा कि चीन में 1 पार्टी सिस्टम है, कोई और पार्टी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा। तो और जो भी सरकार में पद होते हैं तो इसी पार्टी के जरिए ही जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब है शी जिनपिंग के महासचिव बनने का? इसका मतलब यही है कि सबसे पावरफुल हैं पिछले 10 साल से, और फिर से 5 साल के लिए उनको कमान मिल गई है, और माओ त्से-तुंग के बाद ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको तीसरा कार्यकाल मिल रहा है, और संभावना ये भी है कि जीवन भर वो चीन पर शासन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी का महासचिव को ही चीन का राष्ट्रपति बनाया जाता है। और मार्च 2023 में जो विधायी सत्र है वो समाप्त हो रहा है, तो मार्च 2023 में फिर से राष्ट्रपति बनाए जाने हैं, और इन्हीं को बनाया जाएगा, पूरा तय हो गया है, क्योंकि महासचिव ही प्रेसिडेंट बनता है वहाँ पर। कई जगह आपने सुना पढ़ा होगा कि वो राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं तीसरी बार के लिए, तो नहीं, अभी सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं। तो इससे पहले वो मार्च 2012 में राष्ट्रपति बने थे पहली बार, और फिर मार्च 2018 में दूसरी बार, और मार्च 2023 में अब तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और नई टीम भी बनाई है उन्होंने, टीम का ऐलान भी किया है, और जो उनको ज़रा सा भी लगा कि ये हमारे विरोध में हो सकते हैं उन सबको पार्टी से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति को सत्र से उठा के बाहर निकाल दिया गया था, इससे पहले जो मतलब जिनपिंग के पहले जो राष्ट्रपति थे उनको। और इस बार किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है टीम में, पोलित ब्यूरो में। और ली कियांग जो पहले भी प्रीमियर थे, उनको अभी भी प्रीमियर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। क्वेश्चन होगा अगला, किस भारतीय फिल्म ने सैटर्न अवार्ड 2022 का बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है? आंसर होगा RRR, ठीक है। तेलुगु फिल्म है RRR इसी साल की, और 25 अक्टूबर को ये अवार्ड मिला है सैटर्न अवार्ड में
जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है वो। इस फिल्म को एस राजामौली ने डायरेक्ट किया था और 2 प्रमुख कलाकार हैं, जूनियर NTR और रामचरण। सैटर्न अवार्ड जो है वो अमेरिका के एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी और हॉरर फिल्म्स उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहते हैं इंडियन एयरफोर्स, उसने किस देश की एयरफोर्स के साथ मिलकर गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास किया? आंसर होगा फ्रांस। इंपॉर्टेंट बात यह है, गरुड़ अभ्यास किसके साथ किया जाता है? फ्रांस के साथ किया जाता है। तो दोनों के बीच में ये आयोजन हुआ है। 26 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये 12 नवंबर तक चलेगा। और इस अभ्यास में राफेल विमान, इसके अलावा मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान, ओके, और कई विमान हिस्सा ले रहे हैं। सुखोई, तेजस, जगुआर, ये सब हिस्सा ले रहे हैं इसमें। ये द्विपक्षीय अभ्यास है और 7वां संस्करण है। तो इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निपोन गोस्वामी, उनका निधन हो गया 27 अक्टूबर को। तो इनमें से क्या थे, क्यों पॉपुलर थे? आंसर होगा एक्टर, अभिनेता थे, 80 ईयर के थे, 80 साल के, असम के थे वो मूलतः। और उन्होंने शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी असमिया फिल्म में 1957 में। और FTII से एक्टिंग की पढ़ाई की, प्रोफेशनल फिल्मों की शुरुआत असमिया फिल्मों से ही की, मुख्य एक्टर थे और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। और अगर हम बात करेंगे बॉलीवुड से कनेक्शन की, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन और जितेंद्र, इन सब के साथ भी फिल्में की हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लक्ष्मीर भंडार योजना, तो इसके लिए महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की ये योजना है, ध्यान रखना आप, लक्ष्मीर भंडार योजना। तो इसे 2021 में शुरू किया गया था, अगस्त 2021 में, पिछले साल। और मकसद यही है कि राज्य सरकार जो है वो परिवार की महिला जो मुखिया होती है उसको अनुदान देती है ताकि सशक्त हो सके महिलाएं और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। तो इसके लिए ये अवार्ड मिला है लक्ष्मीर भंडार योजना के लिए। ओके, कोविड के समय में महिलाओं को नगद देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, योजना शुरू की गई थी। प्रति महिला 1000 रुपये दिया जाता है SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को, और जनरल वर्ग की महिला को 500 रुपये प्रति महीने बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल सरकार को कई अवार्ड पहले भी मिल चुके हैं, जैसे 2022 में ही मई में पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड मिल चुका है। तो स्कॉच अवार्ड इंडिया में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कॉच ग्रुप है, उसके द्वारा ये दिया जाता है अलग अलग श्रेणियों में। तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, राजधानी क्या है? कोलकाता, गवर्नर ला गणेशन है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2022 में भारत के कोर सेक्टर की विकास दर कितनी रही? आप सितंबर सोच के मत कहना पुराना है। आंसर होगा 7.9%। कोर सेक्टर क्या है? 8 कोर सेक्टर होते हैं। कोर सेक्टर में 8 उद्योग होते हैं। कौन कौन से? कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रोलियम, रिफाइनरिंग, इसके अलावा सीमेंट, बिजली और नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये 8 उद्योग हैं टोटल जो कोर सेक्टर में होते हैं। और उसी का ये रिपोर्ट आई है कि कितना विकास दर रहा है उत्पादन का। 7.9% ये रहा है। ओके, अगर पिछले कुछ महीनों का ग्रोथ देखेंगे तो आप देख रहे हैं, इससे अभी सितंबर में तो 7.9% रहा है, अगस्त में 4.1%, जुलाई में 4.5%, जून में 13.1% ये रहा है। और किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट रही है तो आप देख रहे हैं मेरे बगल में। कोयला में 12% है, क्रूड ऑयल में 2.3 मतलब गिरावट हुई है, -2.3%, नेचुरल गैस में भी गिरावट हुई है उत्पादन में, -1.7%, रिफाइनरी प्रोडक्ट में इजाफा हुआ है 6.6%, क्योंकि क्या हो रहा है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो कच्चा तेल लेकर रिफाइन करके और फिर उसको विदेशों में बेच रही है, तो वहाँ डिमांड बढ़ी है। उर्वरक में 11.8%, स्टील में 6.7%, सीमेंट में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है 12.1%, इलेक्ट्रिसिटी में 11% है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही।
तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है कल के करंट अफेयर्स में दे देंगे और कल सुबह ज़रूर मिलेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। और हाँ, मेंबरशिप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।